मार्क्सिस्ट की थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ द स्टेट। मार्क्सिस्ट की थ्योरी है तो मतलब मार्क्स ने ही दी होगी, तो इसका एक्सपोनेंट मतलब किसने दी थी ये थ्योरी? कार्ल मार्क्स ने, और उसके साथ दो लोग और थे, तो कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन और एंजल्स। कार्ल मार्क्स, लेनिन और एंजल्स ने क्या दी थी? ये थ्योरी दी थी मार्क्सिस्ट की थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ द स्टेट। मतलब कौन सी थ्योरी दी थी? जो कि हमें जो नेचर है स्टेट का वो बताती थी, वैसी थ्योरी बताई थी कार्ल मार्क्स ने। तो क्या थ्योरी थी ये? मार्क्सिस्ट की थ्योरी थी। किसने दी थी? कार्ल मार्क्स, लेनिन और एंजल्स ने। तो मार्क्सिस्ट की जो थ्योरी थी ये किस में डिवाइड थी? दो में, दो स्टेजेस में डिवाइड है ये। एक है प्री रेवोल्यूशन स्टेट जिसको बोलते हैं बोर्गुई स्टेट, और दूसरी स्टेज है पोस्ट रेवोल्यूशन स्टेज जिसको बोलते हैं प्रोलिटेरिएट स्टेट। तो प्री रेवोल्यूशन को क्या बोलते हैं? बोर्गुई स्टेट, और पोस्ट रेवोल्यूशन को बोलते हैं प्रोलिटेरिएट स्टेट। फीचर्स ऑफ नेचर ऑफ बोर्गुई स्टेट। तो सबसे पहले हमने ये जो दो स्टेजेस में डिवाइड किया, तो दोनों के अलग अलग से हमने फीचर्स पढ़ने हैं। उसके बाद क्रिटिसिज्म एक ही है, मतलब पूरी थ्योरी का एक ही क्रिटिसिज्म है, पर ये जो थ्योरी है मेन, इसको दो स्टेजेस में डिवाइड किया। किसमें? प्री रेवोल्यूशन मतलब बोर्गुई स्टेट, तो प्री रेवोल्यूशन मतलब रेवोल्यूशन से जो पहले की हमारी जो स्टेज है, उसकी जो स्टेट है उसको क्या नाम दिया गया? बोर्गुई स्टेट। और जो पोस्ट रेवोल्यूशन होने के बाद में जो स्टेट है उसको क्या नाम दिया? प्रोलिटेरिएट स्टेट। तो इसकी दो स्टेज हैं, बोर्गुई स्टेट और प्रोलिटेरिएट स्टेट। फीचर्स ऑफ नेचर ऑफ बोर्गुई स्टेट। अब बोर्गुई स्टेट मतलब प्री रेवोल्यूशन से रेवोल्यूशन स्टेज में, मतलब जब रेवोल्यूशन नहीं हुआ था उससे पहले कैसी थी हमारी स्टेट, हमने ये पढ़ना है। इसमें रिजेक्ट्स डिवाइन ओरिजिन एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी किसके बाद आई? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बाद। और डिवाइन थ्योरी तो सबसे पहले की है कि डिवाइन थ्योरी में क्या था कि जो हमारी स्टेट है वो किसने भगवाई है? भगवान ने बनाई है, पहले से ऊपर से बन के आई है, हम बस इसमें रहते आ रहे हैं, हमें बस इसकी जो किंग है वो हमारा भगवान है, ऐसे टाइप की डिवाइन थ्योरी थी। तो इसने डिवाइन थ्योरी को रिजेक्ट किया, मतलब डिवाइन थ्योरी को नहीं मानते थे इस स्टेट के लोग। बोर्गुई स्टेट के लोग डिवाइन थ्योरी को नहीं मानते थे और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को भी नहीं मानते थे। ये दोनों थ्योरियां क्या थी? रिजेक्ट हो गई थी। और इट डज नॉट कंसिडर ए स्टेट एज ए नेचुरल एंटिटी। नेचुरल एंटिटी क्या मतलब? अब डिवाइन ओरिजिन में क्या था कि जो हमारी स्टेट है वो कैसे बनी हुई है? भगवान ने बनाई, ऊपर से पहले से बन के आई है, ऐसा था मानना। पर असल में ऐसा तो था ही नहीं। तो ये क्या थे? इनके हिसाब से जो हमारी स्टेट है वो नेचुरल एंटिटी मतलब नेचुरली नहीं बनी है, लोगों ने बनाई है। अब लोगों ने बनाई वो तो बाद में पढ़ेंगे, पर इनके हिसाब से स्टेट नेचुरल नहीं है, मतलब किसी नेचुरल तरीके से या भगवान ने नहीं बनाई है। तो ये थ्योरी के क्या थे? डिवाइन ओरिजिन रिजेक्ट किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को भी नहीं मानती थी, ना ही डिवाइन ओरिजिन को। और ये भी नहीं मानती थी कि जो हमारी स्टेट है वो नेचुरली बन के आई है, नेचुरल एंटिटी नहीं। एंटिटी होता है थिंग, तो नेचुरल चीज भी नहीं है, मतलब स्टेट क्या है हमारी? एक नेचुरल चीज भी नहीं है, लोगों ने ही बनाई है, ऐसा मानना था। इट बिलीव्स दैट स्टेट केम इनटू फॉर्म बाय द एलिमेंट ऑफ फोर्स। इनके हिसाब से इनको क्या लगता था? इनका विश्वास था कि जो स्टेट है वो कैसे बनी है, कैसे फॉर्म हुई है? एलिमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स के साथ बनाई गई है। कि लोगों को एक साथ इकट्ठा किया, उनको एक चीज में बांध दिया, उनके आगे पीछे फोर्स इकट्ठी कर दी, जिससे क्या बनी हमारी स्टेट, ऐसा मानना था इनका। और इट इज द प्रोडक्ट एंड रिजल्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल क्या हो गया? मतलब लोग जो अलग अलग क्लासेस बनी होती हैं एक स्टेट में, ये गरीब है, ये अमीर है, या फिर इसकी ये हाई क्लास है, ये लो क्लास वाले, तो उन क्लास के जो स्ट्रगल हैं उसकी वजह से क्या बनी हमारी स्टेट, ऐसा मानना था। प्री रेवोल्यूशन स्टेज में ऐसा मानना था कि डिवाइन ओरिजिन नहीं है स्टेट का, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को भी नहीं मानते थे, स्टेट एक नेचुरल एंटिटी नहीं है, और जो हमारी स्टेट है कैसे बनी है? एलिमेंट ऑफ फोर्स से, फोर्स की वजह से और क्लास स्ट्रगल की वजह से हमारी स्टेट बनी है, ऐसा लोगों का मानना था तब। तो मार्क्सियन के हिसाब से, कार्ल मार्क्स के हिसाब से जो हमारी स्टेट है वो 6 स्टेजेस में डिवाइड हुई है, मतलब बोर्गीज और प्रोलेटेरिएट स्टेट। ये तो दो अलग स्टेज थी कि प्री रेवोल्यूशन, पहले वाली रेवोल्यूशन से पहले क्या होता था, पोस्ट रेवोल्यूशन से क्या होता था। ये तो दो स्टेजेस की बात की है ना कार्ल मार्क्स ने, पर कार्ल मार्क्स ने उससे पहले की जो हमारी पूरी स्टेट है उसकी 6 स्टेजेस में डिवीजन कर दी थी। तो सबसे पहली स्टेज कौन सी है?
जब ये पेपर में आएगा तो जो बॉर्गे स्टेट है उसी में लिखने का है कि कितनी कितनी स्टेजेस क्या क्या कार्ल मार्क्स ने बताई थी। कार्ल मार्क्स के हिसाब से 6 स्टेजेस थी। सबसे पहले प्रीमिटिव कम्युनिज्म स्टेज, जहाँ पे नो क्लास डिफरेंसेस। प्रीमिटिव कम्युनिज्म स्टेज, प्रीमिटिव मतलब सबसे पहले वाली, कम्युनिज्म मतलब कॉमन जो सारे एक साथ रहते थे वैसा टाइप का स्टेज। तो प्रीमिटिव कम्युनिज्म स्टेज, जहाँ पे कोई क्लास डिफरेंस, कोई भेदभाव किसी में नहीं होता था, ना कोई क्लास बनी थी, ना कोई हाई क्लास ना पुअर क्लास, कोई रिच पुअर वैसा कुछ नहीं था। तो प्रीमिटिव कम्युनिज्म स्टेज में सबसे पहले नॉर्मल था, कोई किसी से भेदभाव नहीं था, कोई क्लास डिफरेंस नहीं था। फिर आया हमारा द स्टेज ऑफ स्लेवरी, फिर बनी द स्टेज ऑफ स्लेवरी, जिसमें डिवीजन हो गई थी सोसाइटी की इनटू लैंड ओनर्स एंड स्लेव। तो स्टेज ऑफ स्लेवरी में क्या हुआ कि एक ग्रुप को बना दिया क्या, सोसाइटी के लैंड ओनर्स मतलब अमीर अमीर लोग, और दूसरों को स्लेव सुना दिया उनका। तो जो हमारी पूरी स्टेट थी उसके 2 भाग कर दिए, 2 डिवीजन कर दिए, लैंड ओनर्स की और स्लेव्स की। फिर आता है द स्टेज ऑफ फ्यूडलिज्म। तो इसमें क्या था, डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू फ्यूडल लॉर्ड्स एंड सर्व्स। जैसे लैंड ओनर्स और स्लेव्स थे, तो जो लैंड ओनर्स थे पहले वाले स्टेज में उनको फ्यूडल लॉर्ड्स बोल दिया, और जो स्लेव्स थे उनको सर्व्स बोल दिया, मतलब नाम चेंज किया। इसमें था तो डिवीजन सोसाइटी का 2 ही पार्ट्स में था कि फ्यूडल लॉर्ड्स जो अमीर लोग और सर्फ जो गरीब लोग जो स्लेव्स थे। फिर आती है हमारी कैपिटलिस्ट और बॉर्गुई स्टेट, जिसकी अभी हम फीचर्स पढ़ रहे हैं। तो बॉर्गुई स्टेट को हम कैपिटलिस्ट स्टेट भी बोलते हैं। इसमें क्या था, 2 क्लासेस थी, कैपिटलिस्ट और वर्कर्स की। कैपिटलिस्ट कौन थे, जो रिच थे जिनके पास पैसा था, और दूसरे थे वर्कर्स जो पुअर थे, गरीब थे। फिर आती है हमारी प्रोलिटेरियन स्टेट। प्रोलिटेरियन स्टेट में कौन आ गए, वुड बी रूल्ड बाय द वर्कर्स आफ्टर रेवोल्यूशन। अब जो हमारी बॉर्गी स्टेट है ये प्री रेवोल्यूशन मतलब रेवोल्यूशन से पहले वाली स्टेट है, जहाँ पे कौन थे, 2 लोग थे, रिच और पुअर। और प्रोलिटेरियन स्टेट कौन सी है, पोस्ट रेवोल्यूशन मतलब रेवोल्यूशन होने के बाद जो स्टेट बनी है उसमें कौन रूल करेगा, वर्कर्स रूल करेंगे। जो पहले पिछली स्टेट में मतलब बॉर्गी स्टेट में वर्कर्स क्या थे, दबे हुए थे, पुअर थे, गरीब थे, स्लेव्स वाला काम करते थे। पर प्रोलिटेरियन स्टेट में मतलब जब पोस्ट रेवोल्यूशन हो गया उसके बाद जो वर्कर्स हैं वो रूल करेंगे आफ्टर रेवोल्यूशन। और लास्ट में बनती है कम्युनिस्ट स्टेट। जैसे हमारे प्रीमिटिव कम्युनिज्म स्टेज थी, प्रीमिटिव मतलब जो सबसे पहले वाली स्टेज, तो कम्युनिस्ट स्टेट कौन सी होगी, कम्युनिज्म से ही कम्युनिस्ट निकला। तो कम्युनिज्म में क्या था, प्रीमिटिव कम्युनिज्म में था कि कोई क्लास डिफरेंस नहीं होगा, तो कम्युनिस्ट स्टेट में भी था कि क्लास लेस मतलब कोई क्लास डिफरेंस नहीं होगा, कोई गरीब कोई अमीर नहीं, वैसा कुछ नहीं, और स्टेट लेस सोसाइटी होगी। मतलब सोसाइटी में स्टेट होगी नहीं, स्टेट नाम की चीज़ ही नहीं बचेगी। मतलब स्टेट जो हम अभी तक पूरा पढ़ रहे हैं स्टेट ही नहीं बचेगी, ऐसा होगा। क्लास लेस कुछ नहीं होगा, सब नॉर्मल लोग अपनी अपनी लाइफ जिएंगे, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई भेदभाव नहीं, ऐसा टाइप का था मानना। तो 6 स्टेजेस थी मार्क्सियन के हिसाब से, जिसमें से मार्क्सियन की थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ स्टेट क्या कौन कौन सी बताती है, बॉर्गी स्टेट और प्रोलिटेरियन स्टेट। ये 6 के बारे में पूरा लिख के आने का है पेपर में। प्रीमिटिव कम्युनिज्म स्टेट जिसमें कोई क्लास डिफरेंस नहीं था, द स्टेज ऑफ स्लेवरी जिसमें लैंड ओनर्स और स्लेव्स बनाए थे। फ्यूडलिज्म में ही लैंड ओनर्स जो थे उनको फ्यूडल लॉर्ड्स बोलते थे और स्लेव्स को सर्फ्स बोलते थे। फिर बॉर्गीज मतलब कैपिटलिस्ट स्टेट जिसमें कैपिटलिस्ट मतलब रिच लोग और वर्कर्स पुअर लोग, 2 क्लासेस बन गई थी। प्रोलिटेरियन स्टेट में कोई क्लास नहीं मतलब जो पहले जो वर्कर्स थे वही अब रूल करेंगे। तो रिच जो है वो क्या हो गया, नॉर्मल हो गए उस टाइम पे, जब वर्कर्स रूल कर रहे हैं तो रिच तो नॉर्मल ही होंगे। फिर आती है हमारी कम्युनिस्ट स्टेट जिसमें कोई क्लास नहीं होगी, ना ही कोई स्टेट होगी। तो हमारी जो बॉर्गी स्टेट है, इट रिगार्ड्स द स्टेट एज एन एजेंट ऑफ रिच क्लास। तो बॉर्गीज स्टेट के हिसाब से अब जो हमने इसमें पढ़ा, जो मार्क्सियन ने 6 स्टेजेस डिवाइड किए, तो इसमें क्या पढ़ा कि बॉर्गीज स्टेट में कौन 2 लोग हैं, कैपिटलिस्ट और वर्कर्स। तो जो बॉर्गी स्टेट के हिसाब से जो हमारे स्टेट है वो किसके लिए काम करती है, सिर्फ रिच क्लासेस के लिए मतलब कैपिटलिस्ट लोग के लिए ही काम करती है। इट नेगेट्स द नोशन ऑफ इक्विवेलेंट स्टेटस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। और बॉर्गी स्टेट के हिसाब से जो हमारी स्टेट और सोसाइटी दोनों इक्वल नहीं है, बिल्कुल भी इक्वल, इसको ऐसा लगता था। फिर जो स्टेट है वो ओनली प्रमोट्स एंड प्रोटेक्ट्स द क्लास इंटरेस्ट ऑफ द रिच एंड एक्सप्लॉइट्स द पुअर।
तो बॉर्गो स्टेट में क्या था, 2 क्लासेस थी, कैपिटलिस्ट मतलब जो रिच लोग हैं और वर्कर्स जो पुअर हैं। तो इसके हिसाब से बॉर्गो स्टेट वाली जो हमारी है, इसके फीचर्स क्या है कि ये सिर्फ रिच लोगों के ही काम आती थी, मतलब रिच लोग को जो पसंद था वही होता था, और जो पुअर थे उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, मतलब उनसे सिर्फ काम कराया जाता था, उनकी कोई सुनी नहीं जाती थी, बस रिच लोगों की ऐसे होता था, उनकी मानी जाती थी। फिर बॉर्गे स्टेट के बाद कौन सी स्टेट आई थी, प्रोलेटेरिएट स्टेट, जिसमें क्या है पोस्ट रेवोल्यूशन वाली स्टेज आई, मतलब रेवोल्यूशन होने के बाद हमारी स्टेट कैसी होगी, वो किस में पढ़ना है हमने, प्रोलेटेरिएट स्टेट में। द प्रोलेटेरिएट स्टेट क्लास वुड डी थ्रू द बॉर्गिस क्लास बाय रेवोल्यूशन। तो जो प्रोलेटेरिएट क्लास थी, वो जो बॉर्गिस क्लास थी, मतलब जो जिसमें डिवीजन की थी किसकी, रिच और पुअर की, तो उसको हटा के प्रोलेटेरिएट क्लास आ जाएगी, और जो रूलिंग पावर है वो प्रोलेटेरिएट क्लास मतलब जो वर्कर्स हैं उस टाइम के, उनके हाथ में आ जाएगी रूलिंग पावर। द प्रोलेटेरिएट स्टेट वुड देन ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू अ कम्युनिस्ट स्टेट where there would be no exploitation of one class by the other, state and classless society will be established। तो जब प्रोलेटेरिएट स्टेट आ गई, उसके बाद वो अपने आप को कम्युनिस्ट स्टेट में, जो हमने 6ठी क्लास से पढ़ी थी कम्युनिस्ट स्टेट, तो उसमें प्रोलेटेरिएट खुद को अब कम्युनिस्ट स्टेट में बदल देगी, और उसमें क्या होगा, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, कोई एक दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, सब लोग इक्वल होंगे, क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी बन जाएगी, मतलब कोई किसी को आराम से रह रहे हैं सब लोग। तो उसी में से जो हमने 6 स्टेजेस पढ़ी ना, उसी में से निकल जाएगा कैपिटलिस्ट और बॉर्गिस। जो कैपिटलिस्ट बॉर्गिस वाली स्टेट है वो हमारी कौन सी है, प्री रेवोल्यूशन वाली स्टेज, और प्रोलेटेरिएट स्टेट कौन सी है, पोस्ट रेवोल्यूशन वाली, और प्रोलेटेरिएट स्टेट ही खुद को कम्युनिस्ट स्टेट में बदल देती है एंड में। तो अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है इस पूरी थ्योरी के, क्रिटिसिज्म ये है कि इट रिगार्ड स्टेट एज ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। अब हम स्टार्टिंग में पढ़ा था कि स्टेट जो है, बॉर्गिस वाले में क्या पढ़ा था हमने कि जो स्टेट है वो कैसे बनी, फोर्स की, एलिमेंट ऑफ फोर्स की वजह से बनी। तो ये क्या है, क्रिटिसिज्म है, क्योंकि फोर्स की वजह से थोड़ी ये स्टेट बन जाती है, स्टेट तो लोगों की वजह से भी बनती है ना, कि लोग वहां पे रहना चाह रहे हैं, नहीं कोई रूल्स फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहा है, वैसे वैसे भी स्टेट बनती है, सिर्फ फोर्स से थोड़ी कोई स्टेट बना सकता है। इट रिगार्ड्स द स्टेट एज एन एविल इंस्टीट्यूशन। इनके हिसाब से क्या था कि जो स्टेट है, मतलब ये क्या करना चाहते हैं, प्रोलेटेरिएट स्टेट बनाने के बाद ये तो बोल रहे हैं कि स्टेट होगी ही नहीं, कम्युनिस्ट स्टेट जब आएगी तो स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी बनेगी। पर जो इनके हिसाब से क्या है, स्टेट खराब चीज है, पर ऐसा थोड़ी होता है, स्टेट तो अच्छी होती है ना, स्टेट नहीं होगी तो इधर उधर डिसऑर्डर हो जाएगा सब कुछ, कोई लॉ फॉलो नहीं करेगा। तो स्टेट जो है इनके हिसाब से क्या है, एविल इंस्टीट्यूशन है, एविल है, ये भी एक क्रिटिसिज्म था। इट डब्ड द स्टेट एज ए क्लास इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर इंटरेस्ट ऑफ द रिच क्लास ओनली। अब इनके हिसाब से क्या था, जो स्टेट है वो सिर्फ किसके लिए काम करती है, कैपिटलिस्ट लोगों के लिए, मतलब जो रिच पीपल है सिर्फ उनके लिए, पर ऐसा असली में तो था नहीं, गरीबों के लिए भी तो स्टेट काम करती है। और इट कंसीडर्स द स्टेट एज ए हैंडमेड ऑफ द रिच पीपल। इनको लगता था कि जो रिच पीपल बोलते हैं वही होता है सिर्फ स्टेट में, पर ऐसा भी नहीं था। टू डिसरिगार्ड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्टेट इज हाईली क्रिटिकल इन नेचर। और इनके हिसाब से स्टेट के एविल इंस्टीट्यूशन है, स्टेट की प्रॉपर्टीज इनको पता ही नहीं थी,